एवरीबॉडी, सो आज मैं आपको कराने वाली हूँ बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ हमारे जो फयाल के 14th प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वो मैं आपके कराने वाली हूँ। ठीक है, सो बेटा ध्यान से सुनना, ये बहुत आपके काम की वीडियो है। इसकी ट्रिक है डैड यू सी आई क्रॉस। ठीक है, अब देखो, डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्केलर चेन, इक्विटी, spread the crop, initiative, centralization and decentralization, remuneration of employees, order, stability, and last is subordination of individual interest to general interest. So बेटे ये सारे 14th प्रिंसिपल को मैं आपको समझाने वाली हूँ बहुत आसान लैंग्वेज में। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करती हूँ वन बाय वन। सो बेटा अब मैं आपको ब्रीफली समझाने वाली हूँ फयाल के प्रिंसिपल्स। ठीक है, सो फयाल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि वर्क को बांट देना। फयाल का कहना है बेटा कि आप खुद सारा काम ना करो, अपना जो काम है उसको बांट दो। ठीक है, देखो मल्टी टैलेंटेड लोग बहुत कम होते हैं। ठीक है, आप अगर सारा काम इकट्ठा अपने आप करते हो तो आपके पास बर्डन होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आप वही काम बांट देते हो तो आप उसको अच्छे से कर पाओगे। मीन्स वर्क जो है अपना, जिस फील्ड में जो बंदा स्पेशलाइज्ड है उसमें उसको वर्क दो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जब सारे काम कर रहे हो, सारे काम तो आपको नहीं आ सकते ना, कोई किसी चीज में परफेक्ट होगा, कोई किसी चीज में परफेक्ट होगा, तो इसलिए डिवीजन ऑफ वर्क, बेटा काम को बांट दो, जो बंदा जिस वर्क में अच्छा है उसमें उसको बांट दो। सो बेटा बेसिकली मैं आपको एक चीज बता दूं, जो आगे जाके बिजनेस करने वाले हैं उनके लिए टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन हायर लेवल पे लेके जानी है। ठीक है, और जो अभी करंट में कर भी रहे हैं पढ़ाई के साथ, अपने फादर के बिजनेस को भी संभाल रहे हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप उनको कुछ पॉइंट सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फयाल ने प्रिंसिपल इतने इंपॉर्टेंट बताए हैं जिससे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन टॉप ऑफ द टावर होगा, बहुत टॉप पे होगा। सो सेकंड इज ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो फयाल का कहना है बेटा कि ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बांट दो। ठीक है, मीन्स जिसको आप ऑथोरिटी दे रहे हो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो उसको ऑथोरिटी भी दो। ठीक है, मीन्स इन दोनों का साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑथोरिटी मीन्स होता है बेटा पावर। ठीक है, अगर आप एक बंदे को पावर देते हो तो वो खाली मिसयूज भी कर सकता है उसका, क्योंकि उसके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बट अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ऑथोरिटी है तो वो काम बहुत अच्छे से करेगा। ठीक है, सो there should be balance between authority and responsibility. Authority की definition देख लो, the power and right to give orders and make others obey. ठीक है, किस चीज की पावर, कि आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो कि तुम्हें ये काम करना है। ठीक है, पर उस सामने वाले को बंदे को मानना भी चाहिए। ठीक है, responsibility means an obligation to perform certain functions in order to achieve certain result. Responsibility है आपकी कि ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल है उसकी तरफ आप बढ़ रहे हो। ठीक है, उसे बढ़ाने के लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी संभाल रहे हो कि बाकी लोग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। ठीक है बेटा, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, या फिर मैं कहूंगी मस्ट है। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है तो ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का साथ में होना मस्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा डिसिप्लिन। देखो ये आपको बचपन से सिखाया जाता है कि डिसिप्लिन के साथ ही अच्छा वर्क होता है। ठीक है, इट मीन्स obedience to organization rules and employment agreement which are necessary for the working of organization. मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएं जो कि सब एम्प्लॉयज, हर कोई बंदा ऑर्गेनाइजेशन का उसको फॉलो करे। जितना डिसिप्लिन बना रहेगा उतना आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होगा। ठीक है, सो डिसिप्लिन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, फयाल ने ये बात कही है। ठीक है, डिसिप्लिन यहाँ पे बेसिकली मीन्स है बेटे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ ऐसे बनाओ जो सब अपनी मर्यादा में रहकर अपने रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो कर कर सारे टास्क परफॉर्म करें। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करें, डिसिप्लिन में काम करें। ठीक है, नेक्स्ट इज बेटा यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी का मतलब होता है बेटा वन। ठीक है, यूनिटी बोलते हैं ना, हम तो सब एक है, यूनिटी। कमांड मतलब होता है ऑर्डर। जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको ऑर्डर मिलना चाहिए खाली एक बॉस से।
ठीक है। अगर कंपनी में 2 बॉस होंगे या 2 से ज्यादा होंगे, उसको हर एक बॉस से ऑर्डर मिल रहा है, तो फिर वो बेटा कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किसकी बात मानूं या फिर मैं किसका काम करूं। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करना है तो बेटा एक बॉस का ही ऑर्डर मिलना चाहिए। ठीक है, पढ़ लेते हैं। ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ऑफ डुअल सबऑर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, अगर बॉस है या फिर कोई सबॉर्डिनेट है, सुपरवाइजर है, जो भी ऑर्डर दे रहा है वो एक ही जगह से मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैनेजर कुछ और बोल रहा है और ऊपर बॉस कुछ और बोल रहा है, नहीं, एक के साथ ही कनेक्शन होना चाहिए जिससे उससे ऑर्डर मिल रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर एक बॉस से ऑर्डर नहीं मिलेगा तो बेटा बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से ना तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, और हमारी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट इज बेटा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जैसे कि मैंने बताया, यूनिटी का मतलब एक, डायरेक्शन का मीन्स एक ही रास्ता होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, चाहे टास्क अलग अलग सब कर रहे हो, लेकिन सबका मोटिव, सबका गोल यही है, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टूवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस्ड एफर्ट। चाहे कितने भी ग्रुप्स बने हो ऑर्गेनाइजेशन में, सबका सेम ऑब्जेक्टिव है। चाहे कोई अपनी बेस्ट फील्ड में काम कर रहा है, कि जो इसका जो भी परफेक्शन है वो उसमें काम कर रहा है, बट अलग अलग काम कर रहे हैं बेटा, बट सबका ऑब्जेक्टिव तो सेम है। ठीक है, इसलिए जो कोऑर्डिनेशन बना के चलना चाहिए और सबके फोकस एफर्ट्स होने चाहिए अपने काम के लिए, जिससे कि डायरेक्शन सबको एक मिले और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर ले। ठीक है, नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड जनरल इंटरेस्ट। देखो, सबसे पहले आप जान लो इंडिविजुअल इंटरेस्ट किसे कहते हैं और जनरल इंटरेस्ट किसे कहते हैं। इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है बेटा एम्प्लॉय का पर्सनल इंटरेस्ट। ठीक है, कि वो अपना फायदा देख रहा है या फिर ऑर्गेनाइजेशन का फायदा देख रहा है। नेक्स्ट है जनरल इंटरेस्ट, होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशनल के फायदे के लिए सोचा जाता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एम्प्लॉय जो कंपनी में रखना चाहेगा वो उसको रखना चाहेगा जो कि जनरल इंटरेस्ट रख रहा है। मीन सबसे पहले वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फ्रंट पे रख रहा है कि मेरे को नुकसान हो जाए लेकिन मेरी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल इंटरेस्ट में आता है भाई मेरा फायदा होना चाहिए चाहे ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो जाए। ठीक है, लेकिन एट द एंड बेटे उसकी नौकरी भी तो जाएगी ना, तो एम्प्लॉय को कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमेशा जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए एम्प्लॉय का। ठीक है, द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयज। ठीक है, अपने खुद के इंटरेस्ट से ज्यादा उसका फोकस, उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए बेटा जनरल इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट मीन्स जिस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सब मेहनत कर रहे हैं, सब एम्प्लॉयज का जो प्रायोरिटी है वही होना चाहिए कि हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करना है, हमें जो टास्क या फिर जॉब असाइन की गई है उसके थ्रू बिल्कुल ईमानदारी, ठीक है, ईमानदारी से काम करना है जिससे हम अपना गोल अचीव कर सकें। नेक्स्ट इज बेटा रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। देखो, अब दो तरह की कंपनियां होती हैं। ठीक है, एक में इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसको उतनी सैलरी नहीं मिल रही। एक में सैलरी ज़्यादा मिल रही है लेकिन काम नहीं है। ठीक है, देखो ये हकीकत है, मैं अपनी साइड से नहीं बना रही हूँ लेकिन ये हकीकत है। ठीक है, बट फ़याल का कहना है बेटा कि वर्क के हिसाब से जो इंसान जितना काम कर रहा है या फिर जिसकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से काम मिलना चाहिए, ना तो बायस्ड के बेसिस पे मिलना चाहिए। ठीक है, ना ही अपने मनमर्जी से दोगे आप। ठीक है, कॉम्पिटिटिव मार्केट में देखो कि क्या रेट चल रहा है। ठीक है, क्वालिफिकेशन के हिसाब से सैलरी दो या फिर जो इंसान ज़्यादा वर्क कर रहा है, मेहनत ज़्यादा कर रहा है, उसको उस हिसाब से मेहनत की पैसे दो। ठीक है, एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस। ठीक है, which give them a reasonable standard of living. At the same time, it should be within the paying capacity of the company. और आपको ये भी देखना है जो आप एम्प्लॉय हायर कर रहे हो क्या आपकी कैपेसिटी है उसको पैसे देने की। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है ना बेटा, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। ठीक है, किसी की
हैसियत होती है देने की, किसी की नहीं होती है। तो बेटा अपने हिसाब से ही एम्प्लॉयज रखो, ये अपनी मंशा मत रखो कि आप ज्यादा काम करा लो और पैसा कम दो। नहीं बेटा, एम्प्लॉयज को हमेशा फेयर वेजेस मिलने चाहिए, ठीक है, उनको अपनी मेहनत का पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। सो बेटा अब मैंने आपको पढ़ा दिया 7 फेयर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लो। डिवीजन ऑफ वर्क, अपने वर्क को बांट देना, ठीक है, अपने आप ना करना। ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉयज को या फिर जो भी सुपरवाइजर है मैनेजर है उसको पावर भी दो, रेस्पॉन्सिबिलिटी दो, जिससे कि काम अच्छे से करे। डिसिप्लिन होना चाहिए, रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। यूनिटी ऑफ कमांड, सिर्फ एक बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए, मल्टीपल बॉस से ऑर्डर नहीं मिलना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक ही सबकी डायरेक्शन होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल आपके 2 या 2 से ज्यादा है, एक ही ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जिसको अचीव करने में सब मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, एम्प्लॉय का खुद का फायदा नहीं देखना है इसको, अगर वो कंपनी में जॉब कर रहा है तो मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहा है, ठीक है, कंपनी के लिए कर रहा है, तो उसको हमेशा प्रायोरिटी रखनी है कंपनी का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज की जो सैलरी है वो उसकी मेहनत के, उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उसके वर्क के हिसाब से मिलनी चाहिए, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब 8th जो फेयोल का प्रिंसिपल है बेटा वो है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जो भी सारी पावर, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लिए जा रहे हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए जा रहे हैं। बट डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स होता है कि पावर को तीनों लेवल्स में बांट देना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। सो बेटा the concentration of decision making authority is called centralization, ठीक है। the dispersion of decision making authority among more than one person is called decentralization। तो फेयोल का इस पे ये कहना है बेटा कि आप जो भी इन दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं है, ना सेंट्रलाइज ना डिसेंट्रलाइज, दोनों को टाइमली लेके चलो। मीन्स जहां पर सेंट्रलाइजेशन की जरूरत है, मीन्स जहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं वो लेंगे बेटे सेंट्रलाइजेशन टॉप लेवल। बट जहां पर जो ज्यादा वैल्यूएबल या फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं है वो डिसेंट्रलाइजेशन में दे दो, ठीक है, मीन्स उस डिसीजन को बांट दो। समझ में आ गया आपको, ठीक है। सो बेटा स्केलर चेन इट रेफर्स टू चेन ऑफ ऑथोरिटी and communication from the top to bottom which should be followed by the managers and the subordinates. In case of an emergency, shorter route can be used gangplank। देखो बेसिकली जो कि ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि मैंने आपको नेचर ऑफ बताया था, टॉप होता है, मिडल होता है एंड लोअर होता है। तो बेटे सबकी फिक्स्ड पोजीशन होनी चाहिए, जैसे कि आपके स्कूल में स्टाफ रूम है, उनकी फिक्स प्लेस, स्टाफ रूम में टीचर बैठेंगे, प्रिंसिपल ऑफिस में प्रिंसिपल बैठेंगी, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में सबकी फिक्स्ड जगह होनी चाहिए जिससे कि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, ठीक है। जो भी जैसे कि पता होना चाहिए कि किसके पास ज़्यादा पावर है, किसके पास कम पावर है, ठीक है। सो बेटा इसलिए स्केलर चेन होना चाहिए। फेयोल ने कहा है कि क्रॉस नहीं होना चाहिए, मीन्स कोई भी किसी से बात नहीं करेगा कि टॉप वाला सीधा मिडल, सीधा बिल्कुल लोअर से बात कर रहा है, नहीं, एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, फॉर्मल, सब कुछ सिस्टमेटिक होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर, देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मैंने आपको बताया कि हर जगह सबका प्लेस होना चाहिए, ठीक है, और सबके मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। इक्विटी मतलब होता है बेटा, देखो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे कलर के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन एन अकाउंट ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, नेशनलिटी एक्सेट्रा, ठीक है। मीन्स इक्वेलिटी होनी चाहिए, चाहे किसी का ब्लैक कलर हो, चाहे किसी का वाइट कलर हो, कलर सेम है या अलग है उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो, आप काम कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप यूनिटी में हो, मीन्स आप सब एक हो, यू ऑल आर वन, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन मत करो, वो काला है तो मुझसे बात नहीं करूँगे, या फिर उसका कास्ट छोटी है तो हम उससे बात नहीं करेंगे, या हम उसके ग्रुप में नहीं लेके आएंगे, ऐसा नहीं होता। सिर्फ हमें कम्युनिकेशन के साथ बिल्कुल सबसे कम्युनिकेट करना है और ग्रुप में लेके चलना है, क्योंकि हमें ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करना है, ठीक है। इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विथ सेल्फ मोटिवेशन, इट इज द थिंकिंग आउट एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान। इसका मतलब बेटा कि पहला स्टेप लेना अपने सेल्फ मोटिवेशन के साथ, ठीक है, और उस
प्लान को एग्जीक्यूट करना, ठीक है। जैसे बहुत सारे ये होता है ना कि नहीं हम कर सकते हैं, एकदम मोटिवेट होते हैं। जैसे कि क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा, तो बहुत सारे चुप हो जाते हैं, लेकिन कोई एक बंदा ऐसा होता है कि नहीं मैडम हमें देना है, या फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो आपके अंदर इतना मोटिवेशन होना चाहिए कि आप एकदम एग्जीक्यूट कर दो प्लान को, ठीक है। स्टेबिलिटी पर्सोनल, ठीक है। अब देखो जैसे कि आपकी कंपनी में एम्प्लॉय है, ठीक है, आप उसको फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करोगे कि इसने थोड़ा अच्छा काम नहीं करा तो उसको निकाल दो, नहीं बेटा, उनको भी स्टेबल होने के लिए टाइम चाहिए होता है, ठीक है। एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, ठीक है। सो बेटा उनको भी टाइम चाहिए उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। उन्हें आप सिखाओ, ट्रेनिंग दो, तभी जाके वो और अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। बार बार चेंज करना इज नॉट गुड, ठीक है। लास्ट इज स्प्रेड दी क्रॉप, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसका मतलब है बेटा मैनेजमेंट शुड बी प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमॉन्ग एम्प्लॉयज। फयाल कह रहे हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क की तरह काम करोगे। अगर टीम वर्क है, टीम कोऑर्डिनेशन है, तो आपका ऑर्गेनाइजेशनल अचीव होगा बहुत एफिशिएंसी के साथ और इफेक्टिवली होगा, ठीक है। सो बेटे अब मैंने आपको सारे के सारे 14th प्रिंसिपल समझा दिए हैं बहुत इजी लैंग्वेज में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है आप मुझे बताइए, आई विल मेक सेपरेट वीडियो ऑन इट, ठीक है। सो बेटा ऑल द वेरी बेस्ट, आपका एग्जाम पास आ रहा है, ठीक है। आप कुछ भी छोड़ के नहीं आओगे, बहुत ईजी एग्जाम आएगा, डिफिकल्ट नहीं आएगा। बस अपनी NCERT स्ट्रॉन्ग रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, और कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो मैंने इसलिए सेपरेट वीडियो बनाई है कि 14 प्रिंसिपल आपको फयाल के आसानी से समझ में आ जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट्स ऑन माई वीडियो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चों।